स्कूल में हमें सिखाया गया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम एक ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस ने डिस्कवर किया था। आई एम श्योर आपने भी यही पढ़ा रहेगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। पाइथागोरस के जन्म से भी कई सदियों पहले इंडिया में एक वैदिक टेक्स्ट ऑलरेडी इस थ्योरम को डिस्क्राइब कर रहा था, और सिर्फ डिस्क्राइब ही नहीं, इस थ्योरम को यूज करके मैसिव फायर अल्टर्स कंस्ट्रक्शन किए जा रहे थे। फॉल्कन, टर्टल और भी कई शेप के अल्टर्स जिनके डायमेंशंस एग्जैक्ट होने चाहिए थे। ये एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स नहीं था, बल्कि रियल वर्ल्ड ज्योमेट्री थी। एंशिएंट इंडियन रिचुअल इंजीनियर्स को शेप ट्रांसफॉर्म करना था, लेकिन एरिया सेम ही रखना था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए महर्षि बौधायन ने शुल्बसूत्र में एक संस्कृत श्लोक लिखा, जो इसेंशियली वही थ्योरम है जिसे आज दुनिया पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानती है। सवाल ये नहीं है कि पाइथागोरस इंपॉर्टेंट थे कि नहीं, सवाल यह है कि जब ये थ्योरम इंडिया में पहले से ही पता था, रिटन फॉर्म में था और फायर अल्टर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल भी हो रहा था, तो फिर बौधायन का नाम हिस्ट्री में गायब कहाँ हो गया। आज हम इस वीडियो में ओरिजिनल संस्कृत श्लोक, रिचुअल ज्योमेट्री, फायर अल्टर कंस्ट्रक्शन और हिस्टोरिकल सबूतों के साथ इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या पाइथागोरस थ्योरम एक कंप्लीट हिस्ट्री है या फिर हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर हमसे छूट गया। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर उपेंद्र मौर्य, यू आर वाचिंग अन्वेषणम। लेट्स स्टार्ट डिस्कवरिंग। हम लोगों को पढ़ाया गया कि हजारों साल पहले करीब 500 बीसी में पाइथागोरस नाम के ग्रीक फिलोसोफर ने इस थ्योरम को दुनिया को दिया था। जब हम समय में इतना पीछे आ ही गए हैं, तो पाइथागोरस से भी 300 साल पीछे जाते हैं। करीब 800 बीसी में उस समय एक महान भारतीय मैथमेटिशियन महर्षि बौधायन ने कॉम्प्लिकेटेड फायर अल्टर्स, जिसे वेदी भी कहते हैं, बनाने के लिए एक बुक लिख रहे थे, जिसे कहते हैं शुल्बसूत्र। शुल्ब का मतलब है रोप या रस्सी, और सूत्र मीन्स एक टाइप का फॉर्मूला या फिर मैनुअल, जिसको इस्तेमाल करके हर बार परफेक्ट शेप की अल्टर्स बनाई जा सकती थी। इस बुक के एक श्लोक में लिखा है कि दीर्घ चतुरस्रस्य अक्षणारज्जु पार्श्वमानि तिर्यग्मानि च यत् पृथग्भूते कुरुतः तदुभयम करोति। चलो इस सूत्र को ध्यान से देखते हैं। क्या ये सच में पाइथागोरस थ्योरम है? दीर्घ चतुरस्र मतलब रेक्टेंगल, अक्षणारज्जु मतलब डायगोनल, पार्श्वमानि मतलब परपेंडिकुलर साइड, तिर्यग्मानि मतलब लैटरल साइड, यत् पृथग्भूते कुरुतः मतलब कंपैरिजन, तदुभयम करोति मतलब इक्वल टू के दोनों साइड सेम हो जाएगा। दैट्स ए थ्योरम, मतलब अगर एक साइड 3 यूनिट है, दूसरा साइड 4 यूनिट है, तो डायगोनल 5 यूनिट ही होगा, तभी जाके ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। महर्षि बौधायन को एक्चुअली इस थ्योरम की जरूरत क्या थी? उनको कौन सा कोई 10वीं का बोर्ड एग्जाम देना था? टू अंडरस्टैंड व्हाई बौधायन फॉर्मुलेटेड व्हाट वी नाउ कॉल पाइथागोरस थ्योरम, अपने को वैदिक रिचुअल्स की दुनिया में जाना पड़ेगा। नॉट एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स बट प्रिसाइज सेक्रेड कंस्ट्रक्शंस। हिंदू धर्म में होने वाले हर एक पूजा या यज्ञ में आपने हवन कुंड, जिसे इंग्लिश में फायर अल्टर कहते हैं, ये आपने जरूर देखा रहेगा। ये प्रैक्टिस वैदिक काल से ही चलते आ रहे हैं। हजारों साल पहले भी यज्ञ के लिए हवन कुंड का ही इस्तेमाल होता था। वेदों में अलग अलग यज्ञ के लिए अलग अलग वेदी का शेप या आकार दिया हुआ था, जैसे कि सीना सिटी जो कि उड़ते हुए बाज के शेप का था, कुर्मा सिटी जो एक कछुए के आकार का था जिसके हाथ और सिर बाहर निकले हुए थे। ये स्टेबिलिटी एंड परसिवरेंस का सिंबल है। एक और टाइप है रथ चक्र सिटी, जिसका इस्तेमाल अपने दुश्मन पर विजय पाने के लिए करते थे। ये तो कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे दर्जन भर वेदी उस समय इस्तेमाल होती थी। इन एंशिएंट इंडिया रिचुअल अल्टर्स यानी कि वेदी कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं था, उनको एग्जैक्ट डायमेंशंस, एग्जैक्ट एरिया और परफेक्ट शेप में ही बनाना पड़ता था। सबसे कॉम्प्लेक्स सिटी में से एक था सीना सिटी, जो कि उड़ते हुए बाज या गरुड़ के शेप का होता था। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ईंटों का डायमेंशंस पहले से फिक्स नहीं था, बल्कि यज्ञ करवाने वाले यजमान के हाइट के हिसाब से था, इसलिए इसको बनाना काफ़ी मुश्किल काम था। जैसे मान लो कि मैं यजमान हूँ और मुझे यज्ञ करवाना है, तो सीना सिटी मेरे हाइट के हिसाब से बनानी पड़ेगी। मेरे पैर से हाथ तक की हाइट मेजर करके उसका 1/5 से 1 यूनिट स्क्वायर की ईंटें बन जाएगी। इसी बेस का इस्तेमाल करके अलग अलग ब्रिक डायमेंशंस मिलता है, जो कि फायर अल्टर बनाने में इस्तेमाल होता है। आप भी समझ सकते हो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम भी लगता है। एक बार ईंटों का मेजरमेंट मिल गया, फिर मिट्टी से ईंटें बनाना, उसको आग में तपा के मजबूत करना, और ये प्रोसेस यज्ञ के कई महीने पहले से ही शुरू हो जाती है, ताकि यज्ञ के दिन सफिशिएंट नंबर ऑफ ईंटें अवेलेबल रहे। इसलिए ठीक से मेजरमेंट रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ईंटों का मेजरमेंट ठीक नहीं रहा तो अल्टर परफेक्ट शेप का नहीं बन सकेगा और यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा। सीना सिटी वेदी में हर लेयर में करीब 200 स्पेशल शेप की ब्रिक्स और 5 लेयर मिलाए तो कम से कम 1000 ब्रिक्स को ठीक से अरेंज करके ये फ्लाइंग फाल्कन या गरुड़ का आकार दिया जाता था।
ये सब वेदी बनाने के लिए एक्चुअली बहुत बड़ी कंडीशन थी। चाहे शेप कैसा भी हो, टोटल एरिया हमेशा सेम ही रहना चाहिए, दैट इज 7.5 स्क्वायर पुरुषा, जिसे कहते हैं प्रिजर्विंग एरिया व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग द शेप। और ये करने के लिए ज्योमेट्रिकल नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ऋषि बौधायन ने जो शुल्ब लिखा उसे वेदिक कंस्ट्रक्शन का आप एक मैनुअल मान सकते हो, और इसे शुल्ब सूत्र में यह श्लोक है। एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन यहाँ आता है कि इस श्लोक में कोई स्क्वायर या फिर एरिया की बात नहीं की है, तो हिस्टोरियन कैसे कंक्लूड करते हैं कि ये एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ही है। इसका आंसर कॉन्टेक्स्ट में छुपा है, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी या इसका क्यूब किसी भी ट्राइंगल के लिए सही नहीं होता है। इसको कोई भी चेक कर सकता है, सिर्फ स्क्वायर वर्जन ही करेक्ट आंसर देता है, तो ऑफकोर्स स्क्वायर ही होगा। और उनका काम ही था यज्ञ के लिए वेदी बनाना, जिसमें वो एक्चुअली एरिया को ही प्रिजर्व करते थे, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ही करेक्ट होगा। वैसे भी उस समय पूरे भारतवर्ष में यज्ञ का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बौधायन के पास नहीं था, और भी लोग थे जो वेदों में दिए हुए इस यज्ञ को करते थे। और वैसे भी ये थ्योरम कोई थियरी नहीं था, बल्कि अप्लाइड मैथमेटिक्स था, जो उस समय अल्टर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता था, जहां रिलीजन, क्राफ्ट्समैनशिप और मैथमेटिक्स सब एक साथ काम करते थे। फायर अल्टर बनाते टाइम कई बार ऐसी सिचुएशन आती थी जिसमें आपको एरिया डबल या फिर आधा करना पड़े। अगर मैं आपको पूछूं कि किसी स्क्वायर का एरिया आप डबल कैसे करोगे, अगर आप बोलते हो कि साइड डबल कर दूंगा, तो ध्यान में रहे एरिया 4 गुना हो जाएगा। शुल्ब सूत्र में बौधायन ने एक ब्रिलियंट ज्योमेट्रिकल इंसाइट्स दिया है। तो किसी स्क्वायर का एरिया डबल करने के लिए डायगोनल को नए स्क्वायर का साइड समझ के ड्रॉ किया, तो इस स्क्वायर का एरिया पुराने से डबल हो जाएगा। इसे आप विजुअली प्रूव भी कर सकते हो। ओल्ड स्क्वायर में सिर्फ 2 ही ट्रायंगल है, जबकि नए वाले स्क्वायर में सेम साइज के 4 ट्रायंगल है, मतलब एरिया डबल हो चुका है। नाउ यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट बौधायना और दूसरे आर्किटेक्ट्स जिन्होंने ये शुल्ब सूत्र लिखा। इसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं थे, बल्कि इसमें ज्योमेट्रिकल प्रोसीजर भी थे, जिसका इस्तेमाल करके हर बार एक्यूरेट वेदी बनाई जा सकती थी। एक नेचुरल क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के अलावा भी तो और भी सिविलाइजेशन थी जिनको ये थ्योरम पता था, तो बौधायन ने कौन सा बड़ा तीर मारा? इसका आंसर है हाँ, दुनिया की अलग अलग सिविलाइजेशन ने अलग अलग टाइम पे इस थ्योरम को डिस्कवर किया था, क्योंकि बहुत ही फंडामेंटल थ्योरम है। लेट्स डू ए थॉट एक्सपेरिमेंट। मान लो हमने बच्चों के एक ग्रुप को, जिन्होंने कभी पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा है, उनको किसी आइलैंड पे छोड़ दिया। आई नो ये बहुत ही गलत है, बट रिमेंबर दिस इज जस्ट अ थॉट एक्सपेरिमेंट। आपको क्या लगता है कब तक ये बच्चे ये थ्योरम डिस्कवर कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, इन बच्चों को इस आइलैंड पे स्क्वायर शेप की ईंटें यूज करके बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाने हैं। मतलब अगर 3x3 का कोई स्क्वायर होगा तो इसमें 9 ईंटें बिठा सकते हैं। 4x4 का स्क्वायर होगा तो 16 ईंटें आ सकती है। सरप्राइजिंगली ये दोनों एरिया के ईंटों को अरेंज किया तो अपने को 3 और 4 में आने वाली ईंटें से 5x5 का स्क्वायर मिल जाएगा। सो बहुत जल्दी सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करके बच्चे इजीली ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो दुनिया की बहुत से सिविलाइजेशन जैसे कि बेबीलोनिया, एंशिएंट इजिप्ट ने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी आइडेंटिफाई किए थे, लेकिन पहली बार ये थ्योरम जनरलाइज फॉर्म में 700 BC में शुल्ब सूत्र में ही लिखे गए थे। बट उसमें एक प्रॉब्लम था, कुछ साइड के ट्रायंगल में इरेशनल नंबर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता था, जिसका वैल्यू निकालना उस टाइम बहुत ही मुश्किल काम था। महर्षि बौधायन ने शुल्ब सूत्र में स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 5 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका बताया था। इसका मतलब अब ये थ्योरम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल था। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होना चाहिए। बहुत से रिसर्चर इस बात को मानते हैं कि वैदिक ऋषियों को थ्योरम बौधायन के लिखने के पहले से ही पता था। ये सब जो यज्ञ है वो वेदों में लिखे हुए हैं, मतलब कम से कम तब से इस तरह के यज्ञ होते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग तो सबने देखा ही है। उस स्केल का इतना परफेक्ट कंस्ट्रक्शन बिना इस टाइप के ज्योमेट्रिकल नॉलेज के पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दुनिया में अगर इसका कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ मांगे तो भारतीयों को कम से कम 800 BC के पहले से ये थ्योरम पता था और इसका फायर अल्टर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल भी करते थे। स्कूल से ही हम इस थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो क्या सच में इस थ्योरम को पाइथागोरस ने डिस्कवर किया था? अगर इसका डॉक्यूमेंटल प्रूफ देखें तो पाइथागोरस के द्वारा लिखा हुआ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें थ्योरम को मेंशन किया गया हो। तो क्या आज तक हम सबको ये सब गलत पढ़ाया गया था? इसका आंसर मैं दूं, इससे अच्छा होगा कि आप ये देखो कि इस थ्योरम का नाम पाइथागोरस थ्योरम कैसे पड़ गया। पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसोफर और रिलीजियस लीडर थे जो 500 BC के आसपास एक्टिव थे। उन्होंने कम्युनिटी या बोले तो स्कूल चालू किया था जिसे लोग पाइथागोरियनिज्म मूवमेंट भी कहते थे, और उनकी टीचिंग वेस्टर्न पॉलिटिक्स और रिलीजन में काफी फेमस थी। समय के साथ कई मैथमेटिकल आइडियाज और डिस्कवरीज पाइथागोरियन स्कूल के साथ जोड़ी जाने लगी, और बाद में उनमें से कई तो सीधे पाइथागोरस को ही एट्रीब्यूट कर दी गई। उनकी मौत के करीब 400 साल बाद ग्रीक ऑथर्स
प्लूटार्च और सिसेरो ने अपने लेख में पहली बार लिखा कि पाइथागोरस ने इस थ्योरम को डिस्कवर किया था। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का साइंस, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी काफ़ी हद तक ग्रीक से इंस्पायर्ड है। कई सालों तक वेस्टर्न सिविलाइजेशन लोगों ने दुनिया के काफ़ी बड़े हिस्से को कॉलोनी बना के रूल किया था, इसलिए यूरोपियन कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम के ग्लोबल इन्फ्लुएंस की वजह से यही नेमिंग पूरी दुनिया के टेक्स्ट बुक में स्टैंडर्ड बन गई। और मेरी तरह आपने भी इस थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम के नाम से ही पढ़ा रहेगा। लेकिन जब सब एक प्रूफ अवेलेबल है तो क्या इसे अभी भी पाइथागोरस थ्योरम बोलना सही रहेगा या फिर इसे बदल देना चाहिए? व्हाई नॉट टू कॉल दिस बौधायन पाइथागोरस थ्योरम? मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट मल्टीपल सिविलाइजेशंस में हुआ। a² + b² = c² थ्योरम बेबीलोनिया, इजिप्ट, इंडिया और ग्रीस जैसे बहुत से सिविलाइजेशन को पता था, लेकिन हिस्ट्री और मैथमेटिक्स की किताबें सिर्फ इसे एक ही नाम से जानती है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस थ्योरम से हम पाइथागोरस को याद करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम बौधायन को भूल चुके हैं। जबकि बौधायन शुल्ब सूत्र इस थ्योरम को क्लियर ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट दिया है, वो भी पाइथागोरस के जन्म से सैकड़ों साल पहले। सो क्वेश्चन यही है कि क्यों भारतीय बच्चे सिर्फ ग्रीक नाम ही जाने और खुद के मैथमेटिकल हेरिटेज से अनजान रहे। इसलिए इसे बौधायन शुल्ब सूत्र बोलना कोई नेशनलिज्म नहीं है, बल्कि हिस्ट्री के साथ जस्टिस है और एक्चुअली इसे कंप्लीट भी करता है। फॉर एग्जांपल, चाइना में इस थ्योरम को गोंगो थ्योरम के नाम से जानते हैं, न कि पाइथागोरस, क्योंकि उनकी सिविलाइजेशन में अराउंड 100 BC में ये थ्योरम को लिखा गया था। उनसे कंपेयर करें तो बौधायन ने करीब 700 साल पहले ये शुल्ब सूत्र में लिख दिया था। फिर भी बौधायन को हम इसका क्रेडिट क्यों नहीं दे सकते? आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर बाय प्रोफेशन, और जब मुझे मेरे क्लासरूम में एक थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ता है तो मैं क्लास में जोर से चिल्लाता हूँ। अकॉर्डिंग टू बौधायन पाइथागोरस थ्योरम, a² + b² = c²। फर्स्ट टाइम कुछ स्टूडेंट सरप्राइज होते हैं, फिर मैं उनको 2-5 मिनट में इस थ्योरम का ओरिजिन बताता हूँ और मैं उनकी आंखों में एक अलग ही चमक देखता हूँ कि इंडियन लोगों ने भी इस थ्योरम को इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था, और वो सरप्राइज भी होते हैं कि उनको इतने सालों तक पता ही नहीं था। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इस थ्योरम को बौधायन पाइथागोरस थ्योरम ही बोलो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि a civilization that forgets its scientific heritage slowly begins to believe that it never had one। और अपने बच्चे ये भूल नहीं जाएं कि उनके पास भी साइंटिफिक हेरिटेज है, इसलिए इसे बौधायन पाइथागोरस थ्योरम बोलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे सोर्सेज को अटैच किए हुए हैं, आप उसे आपके लेवल पे स्टडी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।